हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम पे हमने पढ़ लिया था गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में। पूरे उसके विजय अभियान क्या क्या थे, उसके चरित्र की क्या विशेषता थी, और हमने क्या देखा कि समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार चहुं ओर कर दिया था, है ना। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक उसने गुप्त साम्राज्य को फैला दिया था। उसके बाद गुप्त साम्राज्य को शीर्ष पर जिस शासक ने पहुंचाया वह था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। बिल्कुल अपने शीर्ष पर पहुंचा दिया। मतलब एक जो उत्कर्ष का जो शासनकाल अगर गुप्त वंश के बारे में कहा जाए तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एक और शासक आया जिसने गुप्त वंश की बागडोर कुछ समय के लिए संभाली। ठीक है, उसके बारे में बहुत थोड़ा सा हमें पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ने को नहीं है, बट दो चार चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। प्रीलिम्स में या फिर मेंस में 3 नंबर में कुछ आ जाए तो इसलिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई, शासक बन गया रामगुप्त। ठीक है, अभी तक जितने भी गुप्त शासक आए कौन कौन आ गए? श्रीगुप्त आ गया, घटोत्कच गुप्त आ गया, चंद्रगुप्त प्रथम आ गया, फिर समुद्रगुप्त आ गया। ये सब मतलब अच्छे शासक साबित हुए गुप्त वंश के। इन्होंने मतलब कुछ ना कुछ अपने शासन को अच्छे से चलाया। भले ही हम ये कह सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम पहला ऐसा शासक था जो मतलब एक महान शासक हुआ गुप्त वंश में, और उसके बाद समुद्रगुप्त उससे भी महान शासक हुआ, है ना। अश्वमेध यज्ञ भी करवाया उसने, है ना। मतलब उसका एक तरीके से बोल सकते हैं कि साम्राज्य विस्तार भी बहुत था, वो सबसे ज्यादा महान हुआ। उसके बाद जब हम चंद्रगुप्त द्वितीय देखेंगे तो वह और ज्यादा महान शासक हुआ। लेकिन ये हम बोल सकते हैं कि गुप्त वंश के राजाओं पर ये काला धब्बा जैसा रहा। रामगुप्त बहुत कम समय के लिए राजा बना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें राजा बनने का कोई भी गुण नहीं था। ये बिल्कुल अयोग्य शासक था। ना तो ये राजनीति में निपुण था, ना ये युद्ध नीति में निपुण था। मतलब इसमें कोई भी ऐसा गुण नहीं था कि ये राजा बने। अब चूंकि विरासत में राज्य मिला था तो ये राजा बन गया। लेकिन विरासत में राज्य मिलने से क्या आप में गुण आ जाता है? क्या वीरता आ जाती है? नहीं आती। यही चीज यहाँ पर अभी हमको देखने को मिलेगी। विशाखादत्त की जो पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, विशाखादत्त देवी चंद्रगुप्तम, उसमें उन्होंने उल्लेख किया है एक घटना का जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। उससे पता चलेगा कैसे रामगुप्त की मृत्यु हुई, मतलब हत्या हुई, और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। क्या हुआ हम देख रहे हैं स्टार्टिंग से ही शकों का भारत पर आक्रमण लगातार होता रहा है। समुद्रगुप्त राजा बना तब भी शकों का आक्रमण हुआ था, तो समुद्रगुप्त ने शकों को बुरी तरीके से पराजित कर दिया था, है ना। यहाँ पर देखेंगे अभी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भी शकों का आक्रमण हुआ था और इसने भी शकों को बहुत बुरी तरह पराजित किया था। ठीक है, रामगुप्त के समय में भी शकों का आक्रमण हुआ, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो गया। यह खुद इतनी बुरी तरीके से पराजित हुआ शकों से, जितना मतलब अभी तक कोई भी गुप्त शासक तो खैर हुआ ही नहीं था। मतलब ये बहुत बुरी तरीके से शकों से पराजित हुआ। ठीक है, तो जब रामगुप्त पराजित हो गया शक शासक से, तो एग्जैक्ट मतलब ऐसा बताया गया है विशाखादत्त की देवी चंद्रगुप्तम में कि जो शक शासक था वह रामगुप्त की पत्नी को प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने गुप्तों पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसकी पत्नी थी ध्रुव देवी, उसको वह प्राप्त करना चाहता था। उसने ऐसा सुन रखा होगा वह बहुत सुंदर है या जो भी है, तो वह उसको प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने आक्रमण किया था। तो उसने ये शर्त रखी होगी तुम अपनी पत्नी को भेज दो और उसके बाद तुम अपना राजपाट संभालो। ठीक है, अब ये इतना दुर्बल, इतना कायर, इतना निर्लज्ज बोल सकते हैं इसको कि मतलब ये तैयार हो गया अपनी पत्नी को शकों के पास भेजने के लिए। मतलब अब आप समझ सकते हैं कि कितना अयोग्य होगा ये राजा। मतलब इससे तो अच्छा होता ये पराजय स्वीकार करता, अपनी मृत्यु स्वीकार करता, लेकिन इसने जस्ट उल्टा किया। इसने कहा ठीक है मैं अपनी पत्नी को शक के पास भेज दूंगा। ठीक है, अब जब ये बात इसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चली, अब चंद्रगुप्त द्वितीय इसकी तरह तो था नहीं कायर। चंद्रगुप्त द्वितीय तो अपने युवावस्था से ही बहुत वीर था, बहुत पराक्रमी था।
उसके तो मतलब पराक्रम के उसके किस्से गढ़े जाते थे, तो वह तो हमेशा से ही बहुत वीर रहा था। तो उसको जब पता चल गया कि मेरे भाई ने मतलब ऐसा किया है कि अपनी पत्नी को शकों को सौंपने के लिए तैयार हो गया है, तो उसे बहुत गुस्सा आया और इसने शकों का जो राजा था उसकी हत्या कर दी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, शकों के राजा की हत्या की पहले, उसके बाद इसने फिर रामगुप्त की भी हत्या कर दी। ठीक है, और फिर ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने फिर ध्रुव देवी से विवाह कर दिया था। खुद स्वयं यहाँ गुप्त शासक की गद्दी पर बैठा, खुद राजा बनाइए, और फिर इसने ध्रुव देवी से विवाह कर दिया। ये सब वर्णन विशाखादत्त की देवी चंद्रगुप्तम और राजशेखर की काव्य मीमांसा में है, इसलिए ये आपको पढ़ना जरूरी था, मतलब ये आपको पता होना चाहिए, इसका स्रोत भी पता होना चाहिए। कहां कहां पर है? विशाखादत्त की देवी चंद्रगुप्तम और राजशेखर की काव्य मीमांसा, दोनों स्रोत आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इनको बिल्कुल आप याद रखिएगा, क्योंकि आ सकता है आपके प्रीलिम्स में कि किस गुप्त शासक के बारे में ऐसा वर्णन है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गई रामगुप्त की बात, बहुत कम समय के लिए यह शासक बना। इसके बाद जो शासक बना वह था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसका जो एक तरीके से शासन काल था वह था 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक। ठीक है, 380 से 412 ईस्वी तक इसने शासन किया। ठीक है, बहुत एक तरीके से बहुत ज्यादा महान शासक था। हम ये कह सकते हैं अभी तक के गुप्त शासकों में जो सबसे ज्यादा महान शासक हुआ वह यही था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इसने गुप्त काल में गुप्त वंश को या गुप्त साम्राज्य को बिल्कुल अपने शीर्ष पर पहुंचा दिया। ठीक है, मतलब समुद्रगुप्त से भी ज्यादा जो उत्कर्ष पर पहुंचाया वह इसने ही पहुंचाया। इसने अपने पिता की भी नीतियों का अनुसरण किया, प्लस अपने दादा की नीतियों का भी अनुसरण किया। इसने जो अपना साम्राज्य का विस्तार किया, एक तो क्या युद्ध के द्वारा युद्ध में विजय प्राप्त करके साम्राज्य विस्तार किया, दूसरा इसने एक और नीति अपनाई, विवाह संबंधों की नीति, उसके द्वारा भी इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये हम आगे देखेंगे। इसने खुद विवाह किया नागवंशी कन्या से, और इससे उसका वहां पर भी इसका प्रभाव पड़ गया। फिर इसने अपनी पुत्री का भी विवाह करवा दिया वाकाटक में, तो वहां पर भी इसका प्रभुत्व बढ़ा। इस तरीके से हम देखेंगे कि इसने किस तरीके से वैवाहिक संबंधों के द्वारा और युद्धों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वह समुद्रगुप्त और दत्त देवी का पुत्र था। ठीक है, याद रखना है अपने को, दत्त देवी। ठीक है, तो ये समुद्रगुप्त और दत्त देवी का पुत्र था। इसने गुप्त साम्राज्य को अपने उत्कर्ष पर पहुंचाया। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे नामों का प्रयोग हुआ है और इसको बहुत सारी उपाधियां दी गई हैं। बहुत सारी उपाधियां इसको दी गई हैं, बहुत सारे नामों का प्रयोग किया गया है। तो ये सारे नाम हमको ध्यान रखने हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि किस नाम का उल्लेख चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए नहीं हुआ, या इस नाम से किस गुप्त शासक को संबोधित किया गया है। ठीक है, तो ये भी आ जाता है कि किस अभिलेख में क्या कहा गया है। जैसे कि सांची अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को देवराज कहा गया है। ठीक है, देवराज के नाम से इसको संबोधित किया गया है। फिर प्रबल सेन के अभिलेख में देवगुप्त कहा गया है, देवराज, देवगुप्त। मेहरौली अभिलेख में भी एक किसी राजा चंद्र का उल्लेख है, तो ऐसा माना जाता है कि वहां जो राजा चंद्र था वह यही था, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो वह भी इसी से संबंधित माना जाता है। फिर जो उदयगिरी में जो अभिलेख मिला है उसमें ऐसा लिखा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उद्देश्य पूरे भारत को जीतना था, मतलब पूरे भारत पर विजय प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, इसके बाद जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि युवावस्था से ही ये वीर और साहसी था। जैसा कि मैंने जब बताया कि जब उसे पता चला कि मेरा भाई ऐसा कर रहा है, तो उसने मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आया उसे, और उसने क्या किया, शकों के राजा को भी, उनकी भी हत्या कर दी, और उसके बाद फिर रामगुप्त की भी हत्या कर दी। ठीक है,
तो हमेशा से ही युवावस्था से ही वीर और साहसी था। इसके बाद इसको आदि बहुत सारी उपाधियां और भी दी गई थी, जैसे ये तो हमने देख लिया कि इन नामों से इसे संबोधित किया गया। इसके अलावा जो इसे उपाधियां दी गई हैं, नरेंद्र चंद, विक्रमादित्य, नरेंद्र चंद, सिंह चंद, सिंह विक्रम, विक्रम, नरेंद्र सिंह आदि उपाधियां इसको दी गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार विजय के द्वारा भी किया और वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी किया। ठीक है, दोनों के द्वारा इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दो पत्नियां थी इसकी, एक तो इसने नागवंशी कन्या कुबेर नागा से विवाह किया, ठीक है, और दूसरा ध्रुव देवी, वही जो रामगुप्त की पत्नी थी। ठीक है, उसके बाद इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से करवाया। ये भी एक इसकी मतलब अपना जो भी साम्राज्य विस्तार की आप नीति कह सकते हैं। क्या हुआ, प्रभावती का विवाह करवाया वाकाटक के शासक रुद्रसेन द्वितीय से। फिर कुछ समय बाद जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई, ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई तो प्रभावती का एक तरीके से मतलब पुत्र नाबालिग था, छोटा था, ठीक है, तो वास्तविक शासिका कौन बन गई, प्रभावती। अल्टीमेटली किसका हो गया शासन, चंद्रगुप्त द्वितीय का, है ना। और इन्हीं की सहायता से, वाकाटक की सहायता से ही, वाकाटक राज्य की सहायता से ही इसने शकों को पराजित किया। तो मतलब उसको कितना फायदा मिल रहा है ना। तो इस तरीके से इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया वाकाटक के राजा रुद्रसेन से। जब रुद्रसेन की मृत्यु हुई तो कौन बन गई शासिका, प्रभावती बन गई। ठीक है, फिर वाकाटक की सहायता से शकों को पराजित कर दिया। ठीक है, और विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलवाए। ये आता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए थे, तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए थे। और उपाधि शाकाली, शाकाली कहा गया इसको। आदि मतलब क्या, खत्म कर देना, ठीक है, तो शाकाली इसको कहा गया। और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जो इसने विक्रमादित्य, तो मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि शकों को पराजित करने के बाद एक तो चांदी के सिक्के चलवाए, लोगों ने इसको शाकाली कहा, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर दी। तो ये तीनों चीजें किससे संबंधित हो गई, शकों को पराजित करने से। और किसकी सहायता से किया, वाकाटक की सहायता से। ठीक है, इसके बाद इसकी जो राजधानी थी वहां तो पहले पाटलिपुत्र ही थी, फिर इसने एक राजधानी और बना ली, उज्जैन को। उज्जैनी बोलते थे उस समय। उज्जैन को इसने अपनी दूसरी राजधानी बना लिया, और उज्जैन में ही इसके नवरत्न जिनका उल्लेख मिलता है वह उज्जैन में ही थे। कालिदास, अमर सिंह, आगे अपन पूरे 9 पढ़ेंगे। ये जो विद्वान थे ये उज्जैन में ही थे। ठीक है, इसके बाद बात कर लिया जाए कि यह किस धर्म को मानता था, तो यह वैष्णव था, हिंदू धर्म को मानता था, वैष्णव था। और इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। उपाधियां बढ़ती जा रही हैं, एक अलग पेज पे भी लिख सकते हैं सिर्फ उपाधि की कौन कौन सी उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव था और परम भागवत की उपाधि धारण करी। इसके समय की एक और महत्वपूर्ण घटना यह है कि फायान जो चीनी यात्री था वह इसी के समय में भारत आया था। अंत में किया है कि उस समय भारत मतलब कितना समृद्ध था, ये सारे वर्णन उसने किया है। और कौन सी है इसकी पुस्तक, फूको की, फायान की। ठीक है, यह बौद्ध यात्री था, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए यहाँ आया था। और उस समय कौन शासक था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, उसके बाद पाटलिपुत्र और उज्जैनी उस समय विद्या के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न जिनको मैंने आपको पहले बताया, कालिदास कवि थे, अमर सिंह, शंकु, धन्वंतरी, आयुर्वेदाचार्य, छपणक, बेताल भट्ट, वररुचि, घटरकर और वराह मिहिर। ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के 9 रत्न थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। एक बात और हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। रामगुप्त की हत्या की इसने, फिर खुद शासक बन गया।
समुद्रगुप्त और दत्त देवी का पुत्र था ये। गुप्त साम्राज्य को अपने उत्कर्ष पर पहुंचाया। सांची अभिलेख में इसको देवराज कहा गया है। प्रबल सेन के अभिलेख में देवगुप्त कहा गया है। महरौली अभिलेख में जिस राजा चंद्र का वर्णन मिलता है, जिसका उल्लेख है, ऐसा बोला जाता है कि वह चंद्रगुप्त द्वितीय ही है। उदयगिरि के अभिलेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है। युवावस्था से ही वीर और साहसी था। कौन कौन सी उपाधि ली? विक्रमादित्य, नरेंद्र चंद्र, सिंह चंद्र, सिंह विक्रम, विक्रम नरेंद्र सिंह, ये सब उसने उपाधि धारण की। वैवाहिक संबंध और विजय दोनों द्वारा ही उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है। इसके बाद 2 पत्नियां थी, नागवंशी कन्या कुबेर नागा और ध्रुव देवी। अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह करवाया वाकाटक के राजा से। ठीक है। और उसकी सहायता से इसने क्या किया? शकों को पराजित किया, शाकाली की उपाधि धारण की और इसको विक्रमादित्य कहा गया। राजधानी पाटलिपुत्र थी। दूसरी राजधानी बनाई इसने उज्जैनी। उज्जैन में ही कौन थे? कालिदास, अमर सिंह जैसे विद्वान आदि थे। इसके समय में ही चीनी बौद्ध यात्री फायान आया था और उसने भारत की समृद्धि का वर्णन किया है। उस समय पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। इसके नवरत्न। तो ये हो गया। अभी इसमें हमको थोड़ा सा और पढ़ना है मेंस के पर्पज से। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो मैंने अभी पढ़ाया है, ये है आपका प्रीलिम्स के लिए। मेंस का भी एक वीडियो इसका और आएगा। ओके, थैंक यू।